Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 23 अप्रैल 2026 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को क्या कहते हैं हम? नथिंग मोर नथिंग लेस। ना कुछ ज़्यादा फालतू मिलने वाला है और ना ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ से छोड़ने वाले हैं। आपके पास में टाइम की कमी है, करंट अफेयर्स के लिए परेशान है, आप वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में प्रेजेंट है जहाँ पे बहुत ही क्रिस्प तरीके से जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज की इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज़ यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करेंगे जिसमें हमारा इंडियन एक्सप्रेस भी होगा, द हिंदू भी होगा, इवन PIB को भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर का PDF चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग एक बार टेलीग्राम को जाकर विजिट कर लेना। दीपक यादव एजुकेशन UPSC लिखना, मेरा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर के PDF डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जैसे आप लोग देख पाओगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे हर एक आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं, फिर भविष्य में रिवाइज करने के लिए सारे के सारे रिविजन पॉइंटर्स भी हम लोग रेडी करते हैं जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी करे अपने आज के सेशन की। क्या क्या चीज़ें कवर करनी है सब कुछ बताता चलूँगा, हर एक आर्टिकल में मेंशन करता चलूँगा। ये टॉपिक इस GS पेपर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, ये GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये खबर दोस्तों हमारे इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी मिल जाएगी और PIB के अंदर भी मिल जाएगी। आर्टिकल में बात हो रही है कि रशिया, ठीक है, रशिया की हम बात कर रहे हैं, मॉस्को की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने R-37 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अप्रूवल दे दिया है कि भाई भारत को जल्दी से ये मिसाइल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इससे क्या होगा, इंडिया की जो सुपीरियॉरिटी है वो और ज़्यादा बेहतर होती नजर आएगी। हवा में दुश्मन को मार के गिराने की जो क्षमता है भारत के पास में वो और मजबूत हो जाएगी। तो ये अप्रूवल सारा कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि R-37M मिसाइल है क्या। अब देखो जितने भी एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, कोई भी मिसाइल अगर पूछी जाती है तो उसमें उसका अल्टीमेट टाइप पूछा जाता है कि वो किस प्रकार की मिसाइल है या उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है। जैसे हम अभी यहाँ पे R-37M मिसाइल की बात कर रहे हैं ना, तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इतना याद रखना क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट देगा और नीचे ऑप्शन में पूछ लेगा अलग अलग नाम देके ये किस प्रकार की मिसाइल है। समझ गए? तो रशिया बहुत जल्दी इस प्रकार की मिसाइल भारत को सप्लाई करेगा, जिस वजह से ये न्यूज़ में है, गवर्नमेंट की साइड से सारा डेटा पब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, R-37 मिसाइल किसने बनाई है? रशिया ने बनाई है। किस प्रकार की मिसाइल है? यही कह रहा था मैं, रटने वाली बात यह है, इतनी सी बात है। अगर कोई क्वेश्चन बना यहाँ से बन जाएगा, फालतू में अब इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दुश्मन का टारगेट दूर है, दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी हम यहाँ पर इस मिसाइल को दाग सकते हैं, इसलिए इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोला गया है। इसको डिज़ाइन किया गया है दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसका जो निक नेम है वो है AWACS किलर। आपको मैंने बता रखा है AWACS के बारे में, इसको बोलते हैं आईज इन द स्काई। ये बेसिक तौर पे क्या है, हमारे आसमान में एक प्रकार की आंख है। आसमान में ये रडार का काम करता है, याद रखना, दुश्मन के प्लेन्स को डिटेक्ट वगैरह करने का सारा काम इस AWACS नाम के एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है। इसको रडार प्लेन्स भी हम लोग बोलते हैं। तो ये काम भी करता है, ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स का काम भी करता है, दूसरे जहाज़ को रिफ्यूल करना। उसके अलावा एयरक्राफ्ट्स को जैम करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर यहाँ पे काम करना, ये भी इसका वर्क है। कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे तो ये मिसाइल दागा कहाँ से जाता है, तो उसको जब सबसे पहले जब हम अभी इंडिया जब आएगा ये मिसाइल, तो भारत की जो एयरफोर्स है वो Su-30 MKI फाइटर जेट से इसको दागेगी, क्योंकि ऑलरेडी रशिया के अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर में इसको अप्रूवल दिया जा चुका है, इसको अलग से यूज़ किया जा चुका है। फिर बात आती है वॉरहेड की, क्योंकि मिसाइल में जो सबसे बड़ी ताकत आती है वो वॉरहेड में आती है, यानी उसका आगे का हिस्सा, क्योंकि वही टकराएगा टारगेट को, विस्फोट होगा और जितना बड़ा धमाका उतनी बड़ी तबाही, उतना ज़्यादा दुश्मन का नुकसान। तो इसका जो वॉरहेड है वो 60 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन के साथ में आता है, ये पता होना चाहिए। गाइडेंस की बात करेंगे, एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर में यूज़ किया गया है, एक्टिव रडार सिस्टम यूज़ किया गया है दुश्मन को ट्रैक करने के लिए। बाकी जब ये मिसाइल चलता है ना, तो एक लॉफ्टेड ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करता है, यानी पहले ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, ठीक है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर जाने में जो ताकत लगी है ना, अब नीचे आने में ताकत कम लगेगी, पावर कम लगेगी, तो एनर्जी को सेव करेगा, रेंज को इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों हमने डिस्कशन किया ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है रेंज को लेकर। भाई लॉन्ग रेंज मतलब 300 से 400 किलोमीटर बहुत है,
300 से 400 किलोमीटर दुश्मन के टारगेट अगर इतना दूरी पर है तो उसको ये हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये मिसाइल की स्पीड कितनी है, ये तो भाई रेंज हो गई कि हाँ 300 से 400 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को हिट करेगा। और जब बात आती है स्पीड की, तो कितना तेज़ी से ये चल सकता है, तो लगभग 6 माख की तक की स्पीड यहाँ पर ये गेन कर सकता है। 6 माख मतलब जो ध्वनि की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है, उससे 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये चल सकता है, एक प्रकार का हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके, तो ये सारी की सारी डिटेल्स याद रखिएगा, स्पीड, रेंज और ये किस प्रकार के मिसाइल है, इसको हम AWACS किलर भी कहते हैं। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स, कभी भी आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये आप देख पाओगे, ये ऊपर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये 5 से 6 पॉइंट्स के अंदर में आपको ये प्रोवाइड करवा दी गई है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। बस इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ने हैं हर एक टॉपिक को। अगला आर्टिकल जो है ये GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, स्माइल को लेकर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, विच इज़ अ स्माइल स्कीम। इसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। नाम से ही पता चल रहा है इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है। जितने भी गरीब लोग हैं, बेगर्स की हम बात कर रहे हैं जो भीख मांग रहे हैं, ठीक है, या ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उनके ऊपर अलग से सेपरेटली फोकस करता है, तो उन लोगों का थोड़ा सा वेलफेयर हो सके, उसी के लिए यहाँ पर ये स्माइल स्कीम को लेकर आया गया था। तो पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सरकार ने अभी 390 करोड़ रुपए अलोकेट करे हैं। बोला है कि भाई हम 390 करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं 2026 तक इस स्माइल स्कीम में। और स्माइल स्कीम में लोगों का उत्थान किया जाएगा। ये टॉपिक आपका पीआईबी में पब्लिश हुआ है। ये आप देखो, लंबा चौड़ा पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने लगा दिया है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं स्माइल स्कीम के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। फैक्ट नंबर 1, इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको बताया, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स की, या वो व्यक्ति जो किसी मजबूरी की वजह से आज वो भीख मांग रहा है, बेगिंग कर रहा है, उन सबको यहाँ पे टारगेट किया जाता है। उनके वेलफेयर के ऊपर में काम किया जाता है, उनके जीवन में नया सुधार लेकर आया जाए, उनको लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जा सके। ये ऑब्जेक्टिव है स्माइल स्कीम का। ये स्कीम किस प्रकार की है? तो ये एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आप पढ़ते हैं, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहां पे राज्य सरकारों की मदद ली जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा खर्च करते हैं। सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती है जहाँ पे सारा का सारा पैसा, यानी 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होती है। तो ये एक टाइप जब आप लोग देखोगे तो याद होना चाहिए कि ये एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लॉन्च किया गया था 12 फरवरी 2022 में। ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बताया, ट्रांसजेंडर पर्सन्स या फिर पर्सन जो एंगेज हैं बेगिंग के अंदर में, उनका रिहैबिलिटेशन करना, उनको सपोर्ट करना। अब इसी स्माइल स्कीम के अंदर में दो छोटी छोटी सब स्कीम्स भी आती हैं, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। पूछ सकता है ये किसका पार्ट है। तो इसमें देखो, हम लोग बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और दूसरा रिहैबिलिटेशन ऑफ द पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। तो ट्रांसजेंडर पर्सन और जो बैगिंग कर रहे हैं, इन दोनों को ही टारगेट किया गया है और दोनों के दोनों सब स्कीम है, हमारे स्माइल स्कीम के अंडर में आते हैं। अब इन लोगों को रिहैबिलिटेशन कैसे दिया जाता है, कैसे उनके जीवन में सपोर्ट करने की बात होती है, तो स्माइल स्कीम के थ्रू स्कॉलरशिप दी जाती है ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में उनको लिंक करवाया जाता है। मेडिकल हेल्थ दिया जाता है PMJAY योजना के अंतर्गत। गरिमा गृह शेल्टर होम्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। सेफ और डिग्निफाइड लाइफ देने की बात की जाती है। तो ये इस प्रकार से हम उनका उत्थान करने की कोशिश करते हैं। उनको एक सपोर्ट देने के लिए, कोई परेशानी है उनको, तो उस प्रकार से नेशनल पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिया गया है। तो याद रखना स्माइल स्कीम क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है और ये किस प्रकार की स्कीम है, दैट्स इट। यानी सब नहीं तो इतना सा पोर्शन भी याद रखोगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन होगा, आप यहाँ पे आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, खत्म सेकंड आर्टिकल भी। चलिए, बड़ा आसान है। अगला आर्टिकल, ये टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, चाहो तो चेक कर लेना। जूट रिलेटेड यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा कुछ डाल देना, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे सवाल। हम बात कर रहे हैं दोस्तों जूट क्रॉप के बारे में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, क्यों बात कर रहे हैं सर, पहले ये बताओ, जिससे हमें पता चलेगा और अच्छे से हम लोग करंट अफेयर को पढ़ पाएंगे। ये टॉपिक भी आपके पीआईबी के अंदर में पब्लिश हुआ है और एक सरकारी एक और आउटलेट है ऑल इंडिया रेडियो, उसमें पब्लिश हुआ है। गवर्नमेंट ने जो जूट स्टॉक है इसको रिड्यूस कर दिया है, और ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसकी लिमिट टोटल 0 तक हो चुकी है फॉर द रॉ जूट ट्रेडर्स एंड बेलर्स, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। अब ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है जूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो भी क्रॉप्स न्यूज़ में होती हैं सेपरेटली पढ़कर जाया करो, क्योंकि हर साल यूपीएससी में 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं जो क्रॉप से रिलेटेड होते ही होते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं जूट की, और इस बार जूट को लेकर क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जूट चर्चाओं में था। अब देखो, जूट से ना आज मार्केट में बहुत सारे आइटम बनते हैं। जैसे जूट से रस्सी बनाई जाती है, रोप। जूट के बैग्स वगैरह, बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, गनी बैग्स हो गए। जूट के यहाँ पर कारपेट वगैरह बनते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर तारपोलिन्स हो गया है, दूसरे और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जूट से। तो इस प्रकार से ये जूट होता है दोस्तों। इस जूट का जो प्रोडक्शन है आज दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर होता है। ठीक है। अब जब बहुत सारी कंट्रीज़ की बात हो ही रही है, तो चलो एक छोटा सा डिटेल आपके सामने ये प्रेजेंट है, इस पे थोड़ा नज़र मारते हैं। ये कंट्री वाइज डेटा है 2021-2022 का, कि भाई कंट्री वाइज शेयर है भारत का। जो जूट आज के समय पर प्रोड्यूस हम लोग करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। जापान, स्पेन, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड, सभी दुनिया भर के इन सब कंट्रीज़ के अंदर में हम लोग जूट को एक्सपोर्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो आज भारत में बहुत सारे राज्यों के अंदर में जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि ओवर 99% प्रोडक्शन, 99% से ज़्यादा जो उत्पादन है जूट का, वो हमारे देश में 5 राज्यों से आता है। इन 5 राज्यों में भी जो आपको एक राज्य रट लेना है बहुत अच्छे से दोस्तों, वो है वेस्ट बंगाल। तो टोटल 81% शेयर जूट का वेस्ट बंगाल से आता है आज हमारे देश के अंदर में। फिर उसके बाद में बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए, बाकी सारे आपको ये राज्य देखने को मिलेंगे। तो जूट के बारे में हम बात कर ही रहे थे। जूट को हम गोल्डन फाइबर या फिर एक इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप के तौर पर देखा जाता है भारत के अंदर में कॉटन के बाद। ठीक है। जूट को ग्रो करने के लिए एक अच्छी फर्टाइल एलोवियल सॉइल की ज़रूरत होती है, उसमें बढ़िया तरीके से जूट का प्रोडक्शन किया जा सकता है ना। बाकी थोड़ा सा याद रखिएगा, भारत के ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे जूट को ग्रो किया जाता है। जूट के साथ साथ दोस्तों ये रीजन राइस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चावल के लिए, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। यही क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा जा चुका है। समाप्त ये भी, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स हैं। कभी भी भविष्य में रिवाइज करना हो तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल। ये टॉपिक भी आज पीआईबी का है। बिल्कुल आज पीआईबी की ज़्यादा खबरें हैं, काम की हैं, तो मैं ऐसी कोई भी खबरें छोड़ूंगा नहीं जो काम की हो और जो जिसमें मुझे लगे कि भाई इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एग्जामिनेशन में, तो हम ऐसी कोई भी किसी प्रकार की खबरें छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है। तो एक आर्टिकल आपके सामने ये है, बात करता है विश्व सूत्र इनिशिएटिव के बारे में। एग्जाम में पूछ सकता है ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। जो कपड़ा उद्योग का मंत्रालय है उसकी साइड से विश्व सूत्र लॉन्च किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ है भारत के जो ये हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल डिज़ाइन के साथ में जोड़ना, कोऑपरेट करना, इंटीग्रेट करना और दुनिया भर में इसको प्रमोट करना। इसी के लिए यहाँ पर जो ये विश्व सूत्र है ये चर्चाओं में रहता है, याद रखिएगा। तो आइए फटाफट यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। विश्व सूत्र इनिशिएटिव किसने डेवलप किया है, याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर ने इसको डेवलप किया है। ठीक है। इसका मेन पर्पज़ है, भारत में जो हाथों से कढ़ाई बुनाई की जाती है, ये भारत का बहुत पुराना ट्रेडिशन है। हाथों से कढ़ाई बुनाई आज केवल एक जगह पर नहीं होती है, बंगाल के अंदर ये जो कढ़ाई उसको बोलते हैं जामदानी। उसके अलावा बिहार, गुजरात, असम, मणिपुर, तमिलनाडु, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, कर्नाटका, सभी राज्यों से किसी ना किसी अलग अलग प्रकार की कढ़ाई बुनाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हमको देखने को मिल जाती है। तो हम चाहते हैं दुनिया तक ये भारत के डिज़ाइंस पहुंचे। तो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत का जो हैंडलूम है, हाथ से कढ़ाई बुनाई की गई है, इसको आज के समय पर दुनिया में ग्लोबल डिज़ाइन फ्रेमवर्क में प्रोवाइड करवाना, पहचान देना, ये पर्पज़ है विश्व सूत्र इनिशिएटिव का। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है विश्व सूत्र ये क्या है भाई, हाल ही में चर्चाओं में था, याद रखना ये है वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत के अंदर कढ़ाई बुनाई की कला जो बेसिक तौर पे हम दुनिया भर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इन कलाओं में हमने बाहर के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस को शामिल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा के कला में ग्रीक डिज़ाइंस है, कांचीपुरम में नॉर्वेजियन डिज़ाइंस हैं, तो वो सब यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखे गए हैं। अब ये इनिशिएटिव क्या करता है, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करता है। दुनिया भर में इंडिया की जो लोकल आर्ट्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। भारत के टेक्सटाइल्स को इंटरनेशनली यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं याद रखना है, 2-3 बातें, विश्व सूत्र का पर्पस एंड ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो यही बारीक बारीक चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं और हम सोचते हैं क्या ही पूछ लिया यार ये, है ना। अब सुनो, एक बात बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पर हाथों हाथ बता दूँ, जब आप ये सारा का सारा आर्टिकल पढ़ लोगे
जितने भी आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर इसको लेकर आगे हम एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो वो जो टेस्ट है ना, एमसीक्यू का टेस्ट, उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना। पता चलेगा आपने कितना कुछ सीखा है आज के सेशन से। तभी आपको पता चलेगा आपकी गहराई, कि आप कितना कुछ सीख कर जा रहे हो आज के डिस्कशन से। और जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। ठीक है। अगला आर्टिकल बात करता है गोल्ड के बारे में, सोना के बारे में। इस समय पर गोल्ड का प्राइस आपको पता है भाई, आसमान छूता हुआ प्राइस है, बहुत ज़्यादा हो चुका है पिछले कुछ साल के कंपैरिजन में। लेकिन बात यहाँ पे प्राइस की नहीं है। हम जब गोल्ड की बात कर रहे हैं तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत का पहला प्राइवेट गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाने वाला है बहुत जल्दी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। जिस वजह से यह न्यूज़ में है, यानी कि प्राइवेट तौर पर गोल्ड की माइनिंग की जाएगी। याद रखना, खनन किया जाएगा और खनन करने के बाद में एक प्योरेस्ट फॉर्म में गोल्ड को अचीव किया जाएगा। और जब हम गोल्ड की बात करते ही हैं, सोने की बात करते हैं, तो गोल्ड दोस्तों बहुत सॉफ्ट होता है, आपको पता है। इसलिए ना, जो जैसे खरा सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट के सोने से आप ज्वेलरी नहीं बना सकते, आपने देखा होगा, है ना। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, तुरंत ऐंठ जाएगा, मुड़ जाएगा। इसलिए उसमें थोड़ा सा मिक्सचर ऐड किया जाता है, दूसरे जो धातु हैं वो मिलाए जाते हैं, ताकि उस ज्वेलरी को मजबूती दी जा सके। तो जेवर में आपने देखा होगा चीज़ें क्या होती हैं। तो वो जो सोना है, आपने देखा होगा सुनार कई बार 18 कैरेट का सोना देता है। आप जब भी गोल्ड लेते हैं तो उसमें आप देखिएगा मोहर लगी हुई होती है, डिज़ाइंस वो पहचान दी गई होती है। एक तो बीआईएस का स्टाम्प लगा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा, बीआईएस का स्टाम्प। ऊपर से वो नंबर्स लिखे होंगे, 18 कैरेट का सोना है तो वो आपको पहचान मिल जाएगी, या 22 कैरेट का जेवर है तो वो पता चल जाएगा। 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती, क्योंकि 24 कैरेट यानी खरा सोना हो गया, प्योर सोना, बहुत सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, उससे ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उसके अंदर में थोड़े से अलग से धातु मिलाए जाते हैं ताकि मजबूती दी जा सके। तो हद से हद जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं, जेवर की बात करते हैं, तो प्योरेस्ट फॉर्म में वो 22 कैरेट तक हमको मिल जाता है। ठीक है। तो सुनार आप देख पाओगे कई बार, मतलब देखा जाता है कि भाई इतना सस्ते में दे रहा है सोना, ऐसा लगता है। तो उसके पीछे का यहाँ पर कैरेट देखे करो, वो 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का। 22 कैरेट का ऑब्वियस ही बात है महंगा मिलेगा, क्योंकि उसमें गोल्ड का ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। 18 कैरेट का सोना सस्ता मिलेगा, क्योंकि उसमें गोल्ड का कम यूज़ हुआ हुआ है। तो ज़्यादातर जो सुनार होते हैं वो 18 कैरेट वाला जो सोना है वो देते हैं। तो उसको चेक कर लो, 18 कैरेट वाला जो सोना है वो किस रेट पर आप ले रहे हो, उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई दूसरे रेट के ऊपर में लग रहा है, तो उन सब चीज़ों को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो होशियार रहिएगा थोड़ा सा, कि भाई हमारे तो फैमिली का सुनार है ना, तो हमें बहुत सस्ता सस्ता मिल जाता है सामान। लेकिन चेक किया करो पहले, मतलब मैंने एक न्यूज़ आपको वो पढ़ाया भी था, यहाँ फैमिली के सुनार हैं, सस्ता सस्ता सामान मिल जाता है। तो वो चेक करो वो किस प्रकार का सोना है, 18 कैरेट वाला है, 22 कैरेट वाला है, और उसके हिसाब से रेट को डिफाइन करना। ठीक है, कि वो रेट क्या है। ओके। चलिए, अभी फिलहाल यहाँ पर गोल्ड की बात हो गई दोस्तों। अब नेचर कैसा होता है गोल्ड का, मैंने आपको बताया, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डक्टाइल, कोरोशन रेसिस्टेंट होता है। कोई जंग वगैरह तो लगती नहीं है सोने के ऊपर में। अब ये मिलता कहाँ पर है? हमारी रॉक फॉर्म में मिलता है। जब शुरुआत में देखोगे तो इस तरीके से रॉक फॉर्म में ये सोना मिलता है। अब इस रॉक फॉर्म में से इस गोल्ड को जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, इसको अलग करा कैसे जाए? तो उसको अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से गुजारा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करेंगे तो दोस्तों, इस गोल्ड को डिसॉल्व किया जाता है साइनाइड के अंदर में, और माइनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है मरकरी के साथ में। यही कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से हम गोल्ड की माइनिंग सेपरेटली अलग तरीके से कर पाते हैं। अब चलो, ये तो बात हो गई अलग। दूसरी बात देखो, तो इंडिया के अंदर में गोल्ड के रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर हैं, और भारत में गोल्ड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ज़रा ये थोड़े से फैक्ट्स रट कर जाइएगा, क्योंकि इस बार गोल्ड भी चर्चाओं में रहा है बहुत ज़्यादा। तो इंडिया के पास में जो टोटल रिजर्व्स हैं वो हैं 518.23 मिलियन टन्स। टॉप स्टेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो टॉप राज्यों में दोस्तों सबसे पहले आता है बिहार। बिहार के पास में आज सबसे ज़्यादा भंडार है सोने का, उसके अलावा राजस्थान है, देन कर्नाटका है। तो ये तो बात होती है रिजर्व के बारे में कि भंडार कितना है। लेकिन जब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन की, उत्पादन कौन कर रहा है, तो कर्नाटका आज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होता है। कर्नाटका में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइन है, हुत्ती गोल्ड माइन। ठीक है, एक कोलार गोल्ड फील्ड थी, बट सोना यहाँ से निकाल लिया गया केजीएफ से। फिर उसके बाद में दुनिया भर के सिनेरियोज देखोगे तो दुनिया भर में जो टॉप प्रोड्यूसर है गोल्ड का, उसमें चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप प्रोड्यूसर हैं। इंपोर्टर में स्विट्जरलैंड, चाइना, यूके है। एक्सपोर्टर में देखोगे स्विट्जरलैंड, यूएई, यूके, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो आसपास हैं, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। ठीक है, यही सब में ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमने गोल्ड के बारे में बात की, और गोल्ड से रिलेटेड हर एक बेसिक फैक्ट्स के बारे में भी कवरेज कर लिया। तो चलो अब एक एक करके यहाँ पर
अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक आखिरी आर्टिकल और है, फटाफट इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू प्राइज़ के बारे में। तो ये ब्रेक थ्रू प्राइज़ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कौन से फील्ड में दिया जाता है, आइए एक एक करके समझाता हूँ। ब्रेक थ्रू प्राइज़ फाउंडेशन की जब बात आती है दोस्तों, ये जो फाउंडेशन है इसको अनाउंस किया गया था 2026 में। मतलब 2026 का जो ये फाउंडेशन का प्राइज़ वगैरह जो भी है वो सब अनाउंस हो चुका है। इस प्राइज़ को हम लोग जानते हैं ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से। तो याद रखिएगा, ब्रेक थ्रू प्राइज़ के नाम से आपको कोई क्वेश्चन मिले या ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से कोई क्वेश्चन मिले, तो यहाँ पे हम दोनों सेम ही चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ऑस्कर ऑफ साइंस, यहाँ पे ध्यान रखना साइंस की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है। तो हम इसमें एक रिकग्निशन देते हैं, एक पहचान देते हैं टॉप साइंटिस्ट्स को, कि टॉप जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, उनको कुछ इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड में जो प्राइज़ मनी होती है वो $3 मिलियन पर प्राइज़ दिया जाता है। याद रखिएगा, कौन कौन सी फील्ड कवर की जाती है, लाइफ साइंस, फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इन कैटेगरीज के अंदर में दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है ऑस्कर ऑफ साइंस। याद रखना, या तो ऑस्कर ऑफ साइंस या फिर इसको हम ब्रेक थ्रू प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस बार जो सिलेक्शन है, एक वेमेन मैथमेटिशियन है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। विनर्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं, एक कमेटी होती है, उस कमेटी के माध्यम से ये सारा का सारा सिलेक्शन होता है। 2026 में जो ये अचीवमेंट मिला है, किसको मिला है, देखो एक रिसर्च को लेकर दिया गया है। वो रिसर्च है सिकल सेल डिजीज़ को लेकर या बीटा थैलेसेमिया को लेकर। यहाँ पे ना फर्स्ट क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी को डेवलप किया गया है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के आधार पे एक थेरेपी को बनाया गया है, जिस वजह से इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो ये प्राइज़ ऑस्कर ऑफ साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि टॉप साइंटिस्ट्स को यहाँ पर ये प्राइज़ दिया जाता है उनकी कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन की वजह से। चलिए, फाइनली अब जो भी हम लोगों ने डिस्कशन करना था, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स है, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। टाइम है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब एक एक करके मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपका काम ये बनता है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके डालें और अपने आंसर्स को लिखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है आपके स्क्रीन पर। आर्टिकल कहता है R-37 मिसाइल हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। इस मिसाइल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरीके से? क्या ये एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, या फिर क्या ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी स्पीड माक 6 से ज़्यादा है, या फिर ये एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है? तो बताएं दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सा सही उत्तर है रिगार्डिंग R-37M मिसाइल। अगला क्वेश्चन बात करता है इस्माइल स्कीम के बारे में। तो इस्माइल स्कीम 2022 जो है, प्राइमरीली इस स्कीम का जो मेन पर्टिकुलर टारगेट है वो क्या है, किसको ये स्कीम टारगेट करती है? ओनली अर्बन पुअर को, या केवल SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को, या सिटीजन जो सीनियर सिटीजन है बिलो पॉवर्टी लाइन उनको, या ट्रांसजेंडर पर्सन एंड पर्सन एंगेज इन बैगिंग? किसको यहाँ पर टारगेट करता है स्माइल स्कीम, ये आपने बताना है, किसके उत्थान की बात करता है। फिर अगला आर्टिकल कहता है विच इंडियन स्टेट अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर यानी 81% ऑफ जूट प्रोडक्शन इन इंडिया? इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है भारत में? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर ओडिशा? फटाफट लिख दो, बहुत इजी यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन है विश्व सूत्र इनिशिएटिव के बारे में। तो ये जो विश्व सूत्र इनिशिएटिव है, इसका प्राइमरी मेन पर्पस क्या है बताना है। क्या इसका मेन पर्पस है सिंथेटिक टेक्सटाइल प्रोडक्शन को प्रमोट करना भारत में, या फिर जो इंडियन हैंडलूम्स हैं उनको ग्लोबल डिज़ाइन इंस्पिरेशन के साथ में जोड़ना, या फिर ट्रेडिशनल वीविंग्स जो हैं उनको रिप्लेस करना मशीन बेस्ड प्रोडक्शन से, या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करवाना केवल और केवल कॉटन फार्मर्स को? तो इसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए? कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आंसर आप लोग दे दोगे क्योंकि बहुत क्लियरली हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में पढ़ा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होल्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया? इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स को करंट समय पर होल्ड करके रखता है, जिसके पास में सोने का सबसे ज़्यादा भंडार है? क्या वो कर्नाटका है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो बिहार है, या फिर वो केरला है? ज़रा फटाफट लिख दो इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। जो गोल्ड एक्सट्रैक्शन है
इन माइनिंग कॉमनली यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। यानी जब हम गोल्ड को एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी गोल्ड को खनन करके निकाल रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग किस केमिकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? क्या इनसेल्युबिलिटी इन ऑल एसिड्स का यूज़ किया जाता है, या फिर डिसॉल्व किया जाता है साइनाइड सॉल्यूशन के अंदर में, या हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, या फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया जाता है टू फॉर्म ऑक्साइड्स? तो बताएं इसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगेन बहुत सिंपल, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग द ब्रेक थ्रू प्राइज। तो फटाफट इसका भी आंसर लिखो। ब्रेक थ्रू प्राइज, जिसको हम कई बार ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं, ये जो प्राइज है ये अवार्ड किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। कौन से फील्ड में अवार्ड दिया जाता है? क्या केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की फील्ड में दिया जाता है, या फिर इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन की फील्ड में दिया जाता है, या केवल सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में दिया जाता है, या फिर लाइफ साइंस, फंडामेंटल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? फटाफट आंसर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, सारा का सारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये सुंदर सा शानदार सा पीडीएफ जिसमें भविष्य का भी ध्यान रखा गया है, रिवाइज करने के लिए सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं। ये पीडीएफ मिलेगा केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप को यहाँ पर पेड ग्रुप कह रहा हूँ, फ्री ग्रुप है ये वाला। पेड ग्रुप में आपका न्यूज़पेपर वाला जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसका पीडीएफ मिलता है, चाहो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको फ्रीली ये पीडीएफ्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन करते हैं समाप्त। और याद रखना, रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है इसी चैनल के ऊपर में। और 5:30 बजे के बाद में अभी 7:15 पे आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू होगा। फटाफट अटेंड कर लो, वीडियो में आ जाना और उस एनालिसिस को कवर करना। वहाँ से आपको और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।